तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के रीढ़ कहे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़कर चले गए तो समझिए कि आपके जो 15 नंबर होते हैं वो पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि ये जो नोट्स है वो लगभग आपके 35 पेज की है। तो प्रयास करेंगे 2-3 पार्ट में इसे बना देंगे जिससे आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास होती है प्लेलिस्ट के माध्यम से ईवीएस के जो आपके थ्योरी वगैरह है जैसे आपके मकान हो गया है ना या पेंटिंग हो गया, हर प्रकार की वीडियो आपके बने तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करिए और आप लोग कहाँ से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बांस और रस्सी के जो पुल होते हैं इसका उपयोग कहाँ पर करते, असम में करते हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि असम के क्षेत्र में आपके बांस के घर भी बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है ट्रॉली का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ट्रॉली का प्रयोग होता है आपके लद्दाख में। इस वीडियो में मतलब कह सकते हैं कि ये जो नोट्स है इसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, ईवीएस की हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, देखो सीमेंट का पुल कहाँ मिलेगा, तो सामान्य क्षेत्र जैसे आपका समतल होता है ना, समतल एरिया में होता है ना, या पानी के ऊपर होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके उत्तर भारत में अर्थात देखा जाए तो जहाँ समतल मैदान होते हैं वहाँ पर पुल बने होते हैं, नदियों में भी होते हैं है ना। तो यहाँ पर आपका सीमेंट पुल। वल्लम क्या होता है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वल्लम एक छोटी सी क्या होती है, नाव होती है जो कि आपके केरल राज्य में आपकी होती है। वल्लम आपके केरल हो जाएगा। ऊंट गाड़ी, और ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। क्यों, क्योंकि ऊंट को क्या बोला जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला बैलगाड़ी कहाँ प्रयोग करते हैं, तो मैदानी इलाकों में है ना, और जैसे गांव वगैरह में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखो दिया गया है कि रास्ते पथरीले और आसमान कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपके पहाड़ों में मिलेंगे, जैसे आपके उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो पक्षी होती हैं उनकी आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे उल्लू की आंखें, तो उल्लू की आंखें बिल्कुल सामने की ओर होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। दूसरा है कि जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है घूम नहीं सकती है। याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही इधर उधर या आसपास देखते हैं। अगला देखो दिया गया है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, केंद्रित करते हैं वस्तु पर, तो जो चीज़ होती है उसकी दूरी का एहसास होता है। अगला, और जब ये अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो ये उनका देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला देखो दिया गया है कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। मतलब देखा जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग 2 मीटर देख सकते हैं तो ये चीज़ क्या होते हैं, ये पक्षी जो होते हैं चील, बाज, गिद्ध, ये 8 मीटर की दूरी तक देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, है ना, सिर पर होती है, इसका मतलब है कि सिर के इधर उधर होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। याद रखिए पक्षियों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। यहाँ पर देखिए छिपकली के भी छोटे छेद और कान होते हैं। ऐसा नहीं है कि छिपकली के आपके कान ना हो, छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जो कि आपके कान होते हैं। अब देखो दिया है मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो जानवरों पर जो पैटर्न होते हैं, है ना, वो आपके कह सकते हैं जानवरों पर अलग अलग पैटर्न होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, किस कारण से, तो बालों के कारण ही क्या होते हैं, उनका पैटर्न होता है। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं हो सकता है, अर्थात कोई भी जानवर के अगर बाल नहीं है तो उसका कोई पैटर्न नहीं होगा। यह आपके सीटीटी में पूछा गया था। कान वाले जानवर शरीर पर बाल वाले जो होते हैं जन्म देते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनके कान होते हैं, कान वाले जानवर और शरीर पर बाल वाले जो होते हैं, ठीक है, शरीर कान वाले जानवर और शरीर पर बाल हैं तो ये जन्म देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा।
और अगर शरीर के बाहर बिना कान, है ना, तो छेद वाले ये अंडे देते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा इस पॉइंट को कि कान वाले जानवर और शरीर पर बाल जो होते हैं वो जन्म देते हैं सीधा बच्चे को। शरीर के बाहर बिना कान अर्थात शरीर के बाहर कान नहीं दिखते हैं, छेदों के माध्यम से ये सुनते हैं, तो ये अंडे देते हैं। याद रखिएगा, मगरमच्छ जैसे होता अभी बताया कि होते हैं लेकिन बाहर दिखते नहीं हैं। पक्षियों के कान होते हैं, दिखते नहीं हैं, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा जो होती है हाथी, ये झुंड की मुखिया बन जाती है। याद रखिएगा, आपको हमने ये सब पढ़ा दिया है कि जब हाथियों का झुंड होता है उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी मादा होती है, सबसे उम्र की मादा होती है, वो झुंड की मुखिया बन जाती है। याद रखिएगा, ठीक है, नर नहीं बनते। याद रखिए, झुंड में कोई नर नहीं होता है। वे 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो, है ना, 100 किलो या 1 कुंटल तक पत्ते या टहनियाँ खा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते टहनियाँ खा सकता है, तो आप कहेंगे 100 किलो या तो कह सकते हैं 1 कुंटल। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसलिए ये कीचड़ में काफ़ी क्या रहते हैं और उसी में खेलते रहते हैं। उनके बड़े कान भी होते हैं, है ना, उनके बड़े कान भी क्या करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। यहाँ पर देखो, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ दिया गया है खेजड़ी। देखिए, खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। क्वेश्चन अगर पूछे कि खेजड़ी पेड़ कहाँ मिलता है तो भी कहेंगे राजस्थान में, लेकिन खेजड़ी गांव ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में जोधपुर के पास आपका है। दोस्तों, लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी गांव के जो लोग थे ये क्या कहलाते थे, बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, और यह फलियां देता है, कीड़े से प्रभावित नहीं होता है ना, मतलब जो आपका होता है खेजड़ी का पेड़, है ना, ये बिना पानी के बड़ा हो जाता है, फलियां भी इसमें लगती हैं, और ये जो आपका पेड़ होता है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके छांव में वहाँ के जो स्थानीय बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा सीटीटी में कि बोचाचा गांव कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। अगला है, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो मधुमक्खियां होती हैं वे अंडे कब देती हैं, तो आपको मालूम होगा, आप देखे होंगे आपके गांव के आसपास मधुमक्खी पालन वाले आते हैं रोड किनारे, है ना, या कोई जंगल होता है या कोई बाग होता है तो वहाँ पर पेटियाँ रख देते हैं। कब रखते हैं, आप देखते होंगे, वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के सर्दियों के समय। तो याद रखिएगा, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। याद रखिएगा कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। दोस्तों याद रखिएगा, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। क्या, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, याद रखिएगा। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, श्रमिक होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, तो आप कहेंगे श्रमिक होती हैं। याद रखिए, श्रमिक होती हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, अर्थात इसमें जो भी थोड़े बहुत होते हैं नर, इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती कि वो मेहनत करें और इसके बाद वो लेके आए जाके शहद वगैरह। ट्रेन एक होती है, ट्रेन कच्छ गुजरात में से गांधीधाम से शुरू होती है। दोस्तों, ट्रेन कच्छ जो आपकी है, जो ट्रेन कच्छ है, ये गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। अगला देखो दिया गया है कि गुजरात का एक खाना है दोस्तों, ढोकला चटनी, नींबू चावल और आपका मिठाई के साथ खाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात का खाना ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ। ठीक है, अगला है, मडगांव कहाँ पड़ता है, तो मडगांव गोवा में है। दोस्तों याद रखिएगा, गोवा में है। अगला देखिए, अगला दिया गया है कि गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 22 सुरंगें हैं। अगर आप गोवा से केरल तक के लिए मार्ग में सफ़र कर रहे हैं तो आपको लगभग 200 पुलों को पार करना होगा और 92 सुरंगें हैं। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया है कि कोझीकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। दोस्तों याद रखिए, कोझीकोड कहाँ पर है, तो कोझीकोड दोस्तों याद रखिएगा ये आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, और ये मालाबार तट पर बसा एक शहर है।
दोस्तों इसे ही कालीकट के नाम से जानते हैं। ये कालीकट का नाम जैसे आया है तो आपको याद आया होगा कि पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था वो कालीकट बंदरगाह में आया था और कालीकट बंदरगाह में जमोरिन नामक शासक ने जम के स्वागत किया था। गुजरात से केरल के रास्ते में दोस्तों ट्रेन पार करती है किसे? अगर कोई याद रखिए ट्रेन है वो गुजरात से केरल के रास्ते में अगर जाती है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल में पहुंचेगी, अर्थात उसे महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से होकर उसे गुजरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ कुछ बोलियाँ होती हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे मलयालम। ये मलयालम कहाँ की बोली है तो आप कहेंगे केरल की है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर कोंकणी जो आपकी है, कोंकणी ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। कोंकण तट आपको बढ़ाया गया होगा कि जो कोंकण तट है ये गुजरात से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये आपके गुजरात से स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में। मराठी दोस्तों महाराष्ट्र में बोली जाते हैं अधिकतर। यहाँ पर दादरा नगर हवेली हो गया है ना, दमन में, और गोवा में कुछ हिस्से में। गुजराती तो आपके गुजरात में। कन्नड़ आपकी है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मतलब ऐसी चीज़ आपसे पूछी जाती है जो आपको ज़्यादा फायदा में रहेगा। डायरेक्ट मलयालम कहाँ पर है? आपके केरल में है। गुजराती कहाँ पर है? तो आपके गुजरात में। मराठी कहाँ पर है? तो आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कोंकणी आपके कहाँ है? तो आपके कर्नाटक वगैरह हो गया, ठीक है। कन्नड़ आपके यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हो गया। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है, देखिए फेरी। फेरी क्या है? फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फेरी जो आपकी है ये है क्या? तो ये क्या है? एक नाव है, और ये कहाँ प्रयोग की जाती है? आपके केरल में प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं, अर्थात ट्रेन पर क्या क्या होता है। ट्रेन टिकट पर क्या मिलेगा? ट्रेन का नंबर होगा, ठीक है। यात्रा की शुरुआत की तारीख मिलेगी उसमें, बर्थ और कोच की संख्या होगी, किराया उसमें होगा लागत वाला, और दूरी होगी किलोमीटर में। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो ट्रेन होता है ट्रेन में ट्रेन नंबर मिलेगा, यात्रा की शुरुआत की तारीख है, बर्थ कोच संख्या है, किराया जो कि टिकट की लागत है, और दूरी आपको मिलेगी। याद रखिएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके कर्डम मल्लेश्वरी बनता है कि दोस्तों कर्डम मल्लेश्वरी दोस्तों ये वेट लिफ्टर हैं जो कि भारोत्तोलक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं दोस्तों। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे इस बार में क्या हुआ 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं दोस्तों। याद रखिएगा। कर्डम मल्लेश्वरी भारत के दोस्तों बाहर 29 मेडल जीते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कर्डम मल्लेश्वरी हैं है ना, ये क्या है, इनको एक पदक दिया गया था। कौन सा पदक दिया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कर्डम मल्लेश्वरी को कौन से पदक से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये ओलंपिक में पहली मेडल प्राप्त करने वाली लेडीज थी, इसलिए क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि फूलों की घाटी देखिए फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिए फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों के रंग के लिए किया जाता है जो कि प्राकृतिक रंग होते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग में दोस्तों देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग ये इस प्रकार की पेंटिंग होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि चित्र में डिजाइन की है मधुबनी पेंटिंग आपकी है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों आदि का उपयोग करते हैं, अर्थात प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करते हैं। और इस चित्र में दोस्तों क्या होता है कि इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि के जानवरों को दिखाया जाता है। बेलवानिका गांव कहाँ पर है? याद रखिए, बेलवानिका गांव ये कहाँ पड़ता है? तो आपके कर्नाटक में। आपने एक शब्द नाम सुना होगा वेल गांव, और वेल गांव सुना है तो आप सिंपल सी बात है वेलवानिका ये कर्नाटक में है। गीजू भाई बेदका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। तो याद रखिएगा, जो आपके गीजू भाई बधेका हैं ये आपके कहाँ से हैं? तो गुजरात से हैं। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों को बीच में देता है, ठीक है। एक भारतीय रॉबिन जो होता है, रॉबिन ये अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कौवे घोंसले का जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है।
याद रखिएगा कि जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो कोयल होती है वो घोंसला नहीं बनाती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का ही उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पता चल गया। यहाँ पर 2-3 पॉइंट और भी हमने पढ़ाया है, इसके बेसिक बारे में बताया कि जैसे घोंसला होता है, कठफोड़वा कैसे आपके घोंसले में रहता है, तने में रहता है, चील कैसे पेड़ में, कौवे कैसे में, इसका वीडियो अलग से बना है, उसको देखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि नर्मदा जो आपका है कहाँ पर है, तो नर्मदा है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हिलीगुड़ी आपके कहाँ पर है, तो आपके कर्नाटक में है। हिलीगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। याद रखिए, हिलीगुड़ी में बच्चों की जो पंचायत है उसको भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ में बारे में देखा जाए तो बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वास्तव में क्या होते हैं, इस पेड़ की जड़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया है रेगिस्तानी ओक या जिडर्क ओक, यह एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 फीट की गहराई में चले जाते हैं और जब कभी यहाँ पर पानी की समस्या आती है तो जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं अपने साथ चाकू लेके चलते हैं और एक पाइप लेके चलते हैं, उसमें काटते हैं और पाइप लगा देते हैं और पानी अपने आवश्यकता के अनुसार निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि असम में चावल की नई फसल के अवसर पर कौन सा उत्सव, तो आपका बिहू उत्सव मनाया जाता है। अगला देखो दिया गया है कि माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाए जाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। याद रखिए, मुक्तापुर जो गांव है ये आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली जिले में आपका है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय आपके हैं, जैसे कालीन बुनाई है, खिलौना बनाना, इत्र है ना, ये आपके होते हैं। अगला दिया गया है कि ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया गया है, जैसे कुल्लू शाल कुल्लू में है, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी बिहार में है, असम रेशम असम में है, कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर में है। देखिए आबू धाबी है, तो आबू धाबी ये कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे दिरहम है। क्या है, दिरहम है। अगला आपसे दिया गया है कि चित्तपन ये मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। याद रखिए, मलयालम में पिता के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन मलयालम में दोस्तों क्या बोलते हैं, पिता के छोटे भाई को अर्थात चाचा को चित्तपन बोलते हैं। याद रखिएगा, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची जिसे बोलते हो आप लोग, तो उन्हें बोलते हैं क्या, कुंजमा बोलते हैं। याद रखिएगा मलयालम में। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है कि केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। अब दोस्तों याद रखिएगा, केरल में केला की भी आपके जो फूल होते हैं उसकी भी सब्जी यहाँ पर बनती है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ होता है कौन सा, खजूर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च। अगला पॉइंट दिया है कि गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा है ना, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, ये आपसे बना होता है। अर्थात जो गरम मसाला होता है उसमें से क्या होगा, यहाँ पर गरम मसाले में छोटी बड़ी इलायची होंगी, लौंग होगा, जीरा होगा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, ये होता है गरम मसाला बन जाता है। अगला दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीदा ये परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थन्नडी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, तो 36 होती है। अगला है प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखा देता है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। याद रखिएगा, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा जो आपकी है वो आपकी भोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर भोटी भाषा में माँ को अमाले बोलते हैं। याद रखिए, भोटी भाषा में माँ को बोलते हैं अमाले और भोटी भाषा में पिता को बोलते हैं आवाले। अब याद रखिए, अम्मा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना अम्मा, ठीक है। मुसलमान बोला करते हैं ना अम्मा, अम्मा, ठीक है, और भी लोग बोलते हैं अम्मा, तो ऐसे अमाले है ना। आबा
अब्बू जैसे बोलते हैं आबा ले, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ढूंढ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी ढूंढ सकता है। अगला है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला देखो दिया गया है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। आप 4 खंड की बिल्डिंग में चले जाइए लेकिन आपका मच्छर पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक विशेष प्रकार की गंध होती है खास करके पैरों के तलवे में, है ना, और शरीर की जो गर्मी होती है उससे मच्छर सूंघ लेते हैं। जब यहाँ पर एक रेशम का कीड़ा अपनी मादा को ढूंढ लेता है कई किलोमीटर दूर, मतलब काफ़ी दूर से, तो भी मच्छर आपको क्यों ना ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, कह रहा है सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। याद रखिएगा, आपने गौर से अगर गौर किया हो, आप अपनी गली में जो 4-5 कुत्ते होते हैं वो अगर उसकी एरिया में दूसरी गली में पहुंच जाते हैं, भौंकने लगते हैं, खेद लेते हैं। तो याद रखिए सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था। जैसे कि शेर और बाघ आपने पढ़ा है, उसमें भी यही प्रक्रिया है कि जो मलमूत्र की वजह से ही पता कर लेता है कि कोई दूसरा शेर बाघ यहाँ पर आया था। जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। मतलब हम लोग हर प्रकार के रंग देख लेते हैं, ठीक है, अधिकतर तो देख ही लेते हैं, लेकिन इनमें दोस्तों जो जानवर होते हैं उनको इतने सारे रंग दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सिर्फ क्या होगा, सफ़ेद और काली ही देखते हैं। याद रखिएगा, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो सफ़ेद और काली ही चीज़ देख सकते हैं, बस याद रखिएगा। ये पॉइंट याद रखिए, आमतौर पर माना जाता है दिन में जागने वाले जानवर, ठीक है, और रात में जागने वाले जैसे शेर बाघ ये होते हैं, इनको रात में जागते हैं तो ये सफ़ेद और काली देखते हैं। उल्लू जैसे होते हैं, इनको सफ़ेद और काली दिखाई देगा। अगला दिया गया, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, पर जमीन पर हुए जो कंपन है उसके महसूस से, उसी की वजह से पता चल जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है। याद रखिएगा कि कोई भी लंगूर है वो अगर टहनियों में या कहीं भी बैठा है तो दोस्तों अगर उसको मुसीबत है ना, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर शेर चीता हो, कैसे भी हो, तो वो एक आवाज़ निकालता है जिसके माध्यम से उनके साथी उस संदेश को समझ जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। तो दोस्तों ये जो पक्षी होते हैं इनके भी कई प्रकार के यहाँ पर चीज़ें हैं कि उड़कर कोई दुश्मन जा रहा है तो उसकी आवाज़ निकालें, पता चल जाएगा, और ज़मीन पर आ रहा है तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। याद रखिएगा कि जो समुद्र में कभी भी अगर समस्या आ जाती है ना, सुनामी वगैरह आती हैं, तो मछलियाँ को पता चल जाता है और मछलियाँ झुंड के रूप में आगे बढ़ती हुई निकलती चली जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। वे लोग जंगल में रहते हैं, देखिए जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों की इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2004 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2004 में दोस्तों ये जो सुनामी आई थी 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार, उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जो आपकी आदिवासी जाति है वो समझ गई थी। उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया था और इस प्रकार इस जात के सुनामी के कहर से अपनी जान बचा लिए थे। दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, मतलब जो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं उनकी पूरी भाषा है। जैसे हम लोग बोलते हैं हर चीज़ को, हर एक प्रकार को बोलते हैं, वैसे वो भी बोलते हैं। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। दोस्तों स्लाथ एक ऐसा जीव है जो दुनिया में सबसे सुस्त है, अर्थात दोस्तों ये ऐसा है दिखने में तो भालू जैसा होता है लेकिन इसे भालू नहीं कह सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना।
और ये दुनिया में सबसे सुस्त है, सबसे आलसी है ना। बहुत सोता है, लगभग 17 घंटे तक सोता है दोस्तों, याद रखिएगा। पेड़ों में उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते रहते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर ये 3 ग्राम पत्तियां खा ले तो दोस्तों इसको पचाने में पूरे 30 दिन लग जाते हैं सलाद को। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, ठीक है ना। लगभग देखा जाए तो आपके 8×40 है ना, ये 8×40 का यूरे रखते हैं, अर्थात देखा जाए एक पेड़ पर लगभग 8 साल तक रह सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से बदलने बोला जाता है कि ये कितने पेड़ बदलते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अधिकतर इनका जो समय होता है वो औसत आयु 40 वर्ष होती है। देखिए लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, है ना। भैया तकलीफ़ है, जिसको ज़बरदस्ती उठाया जाए, पेड़ पत्ते में कुछ रह नहीं गया दूसरे में चले तो तकलीफ़ है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की जो मूँछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। दोस्तों याद रखिए, ये जो बाघ की मूँछें होती है बहुत कमाल की होती हैं, ये मूँछों से इसको पता चल जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों बाघ की मूँछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने भी मदद मिलता है, एंटीना जैसा होता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। यहाँ पर आगे आते हैं, देखो दिया गया है कि बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में, कराहना में, गुर्राने में, है ना, अलग अलग आवाज़। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। यहाँ पर देखो दिया है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ जो होता है दोस्तों एक खास चीज़ इसके अंदर होती है कि हवा से अगर पत्ते हिल रहे हैं तो भी पता कर लेगा कि नहीं ये तो हवा से उड़ रहे हैं, है ना, या हवा से हिल रहे हैं। और शिकार के पक्षियों में अगर छिपा हुआ है शिकार और अगर उससे अगर पत्ते हिल जाते हैं, है ना, तो ऐसी आवाज़ को भी अंतर तुरंत जान लेता है कि नहीं ये हवा से आवाज़ चल आ रही है या शिकार से आ रही है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देखते होंगे इनके जो आपके कान होते हैं घूमते चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं ताकि वहाँ की आवाज़ को इकट्ठा कर सकें। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद भी आज वह खतरे में है। हाथी को उसको दांतों के लिए मार देते हैं। याद रखिएगा कि हाथियों को क्या करते हैं, उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडों को सींग के लिए मार देते हैं क्योंकि उससे आपकी दवाइयाँ बनती हैं। शेर, मगरमच्छ, सांप को मारते हैं, उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार देते हैं। और अगला दिया गया है कि हमारे देश में बाघ और कई ऐसे आपके जानवर की गिनती है इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में भरतपुर जिले में आपका घाना पक्षी विहार है। इन जंगलों में जानवरों को शिकार करना मना है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला है कि जो यहाँ के लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं दोस्तों। सपेरे लोग जो होते हैं दोस्तों कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया दोस्तों एक नृत्य भी होता है जो राजस्थान के लोग और गुजरात के लोग किया भी करते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। क्या 4 प्रकार के ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं ये 4 आपके सांप हैं जो आपके जहरीले हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई होती है, सीरम होती है, वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और यह दवाई सीरम अपने जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर ये मौजूद है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। वैसे बॉडी का टेम्परेचर पूछे तो आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट के अंदर का तापमान दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पेट का जो पाचक रस होता है वैसे यहाँ पर 37 होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमारे पेट का पाचक रस जो होता है एसिड, ये अम्ल की तरह होता है, ठीक है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक चावल काला हांडी, ये कहाँ पड़ता है? काला हांडी आपके उड़ीसा में पड़ता है। फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार हैं। याद रखिएगा
कि यहाँ पर उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, फिर भी ये लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम गांव ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आत्रेयपुरम गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं और दूसरी तरफ दोस्तों 2-3 दिन तक खराब होने से बचाने की घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों। दूध को अगर आपको बचाना है तो उबालते रहिए। पके हुए चावल को अगर आपको बचाना है तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में उसे रख दीजिए। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। प्याज या लहसुन को खुले में रखते हैं ताकि नमी न लगे, नमी से बचाया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ दिया है अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाया जाता है ताकि सीसी में से नमी निकल जाए। अगर सीसी में थोड़ी भी नमी रह जाए तो अचार जो होता है वो सड़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये जो आपके पॉइंट हैं, हम लोग ये जैसे आपके क्या होते हैं ना कि ये जो आपकी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े, मेढक वगैरह हो गया, ये छत्ते वगैरह हो गया, इसको हम लोग दूसरे पेज में अर्थात दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्रयास करेंगे कि आप ये जो सीरीज है इसको पूरी कंप्लीट करिए। ईवीएस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करिए। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा, ठीक है। और डेली क्लासें यहाँ पर जो आती हैं उनको आप देखते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज आपकी जल्द आएगी तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।